बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कोर्स वेव्स एंड ऑसिलेशन कोड PHY 103 के लेक्चर नंबर 5 में आज हम बात करेंगे इंटरफियरेंस ऑफ वेव्स के हवाले से। अगर हम प्रीवियस लेक्चर को रिकॉल कर लें तो सुपरपोजिशन प्रिंसिपल के हवाले से बात करते ही हमने कहा था कि अगर दो या दो से ज़्यादा वेव्स किसी एक मीडियम में एक ख़ास जगह पे मिल रहे हों तो उस जगह की एम्पलीट्यूड तमाम मिलने वाले वेव्स के एम्पलीट्यूड के मजमू के बराबर होगी। मसलन अगर हमारे पास दो वेव्स मिल रहे हों, जिस तरह आपको नज़र आ रहा है, एक लेफ़्ट वर्ड मूव कर रही है और दूसरा जो है वो राइट वर्ड मूव कर रही है, तो इस जगह पे आके ये दो वेव्स मिल रहे हैं, तो ये जो लाइन है ये इन दो मिलने वाले वेव्स के का रिज़ल्टेंट है। तो इसका जो एम्पलीट्यूड है वो इन दोनों वेव्स के सम के बराबर है और फिर मिलने के बाद ये दोनों वेव्स अपनी डायरेक्शन में ट्रेवल करते हैं। सो अगर दो से ज़्यादा वेव्स हों तो लेट्स से कि y1 हमारे पास एम्पलीट्यूड है फर्स्ट वेव का, y2 सेकंड का, y3 थर्ड वेव्स का, एंड अप टू सो ऑन, तो टोटल जो एम्पलीट्यूड होगी रिजल्टेंट वेव का वो तमाम इंडिविजुअल वेव्स के एम्पलीट्यूड के सम के बराबर होगी। अब हम आते हैं अपने टॉपिक इंटरफियरेंस ऑफ वेव्स की तरफ कि अगर इंटरफियरेंस है क्या। अगर दो या दो से ज़्यादा वेव्स ऑफ द सेम वेवलेंथ और सेम फ्रीक्वेंसी एक ही डायरेक्शन में मूव कर रहे हो तो उनकी जो सुपरपोजिशन है उसको हम इंटरफियरेंस का नाम देंगे। लेट्स से कि हमारे पास दो वेव्स हैं और इनकी जो एंगुलर फ्रीक्वेंसी है वो ओमेगा है और वेव नंबर उनका के है। तो अगर हम इसको मैथमेटिकली रिप्रेजेंट करें तो फर्स्ट वेव लेट्स से कि y1 इज़ इक्वल टू a साइन ऑफ kx माइनस ओमेगा टी, और सेकेंड वेव का जो इक्वेशन है वो बन रहा है y2 इज़ इक्वल टू a साइन ऑफ kx माइनस ओमेगा टी प्लस फाई। यहाँ पे जो फाई है ये फेज डिफरेंस है फर्स्ट और सेकेंड वेव के दरमियान। तो सुपरपोजिशन प्रिंसिपल हमें कह रहा है कि अगर ये दो वेव्स एक जगह पे किसी एक मीडियम में मिल रहे हों तो जो रिजल्टेंट वेव होगी वो उसका जो एम्पलीट्यूड है वो इन दोनों वेव्स के एम्पलीट्यूड के सम के बराबर होगी। सो y इज़ इक्वल टू y1 प्लस y2। अब हम y1 और y2 की वैल्यूज़ को इक्वेशन 1 में पुट करते हैं तो y इज़ इक्वल टू a साइन ऑफ kx माइनस ओमेगा टी प्लस a साइन ऑफ kx माइनस ओमेगा टी प्लस फाई। यहाँ पे a हमारे पास एम्पलीट्यूड है जो कि फॉर द सेक ऑफ सिंप्लिसिटी हम सेम ले रहे हैं दोनों वेव्स का। अब अगर हम ट्रिग्नोमेट्रिक रिलेशन को यूज़ कर लें, साइन ऑफ a प्लस साइन ऑफ b इज़ इक्वल टू 2 cos ऑफ a माइनस b बाई 2 इंटू साइन ऑफ a प्लस b डिवाइडेड बाई 2, तो इस केस में हमारे पास a की जगह पे kx माइनस ओमेगा टी है और यहाँ b की जगह पे kx माइनस ओमेगा टी प्लस फाई है। तो y बराबर हो जाएगा 2a cos ऑफ kx माइनस ओमेगा टी माइनस kx, यहाँ पहले से एक माइनस मौजूद है, एक ये फार्मूले वाला माइनस हो जाएगा तो प्लस ओमेगा टी माइनस फाई इंटू साइन ऑफ kx माइनस ओमेगा टी प्लस kx माइनस ओमेगा टी प्लस फाई डिवाइडेड बाई 2। इधर अगर आप देखें तो kx माइनस kx एक दूसरे को कैंसिल कर रहे हैं, माइनस ओमेगा टी प्लस ओमेगा टी ये एक दूसरे को कैंसिल करेंगे। सो हमारे पास जो इक्वेशन बन रहा है वो आ जाएगा y इज़ इक्वल टू 2a cos ऑफ फाई बाई 2 इंटू साइन ऑफ kx प्लस kx आ जाएगा 2kx माइनस ओमेगा टी की जगह पे आ जाएगा माइनस 2 ओमेगा टी प्लस फाई डिवाइडेड बाई 2। इधर अगर आप देखें माइनस मौजूद है और यहाँ पे वो माइनस मिसिंग है, चूँकि काज एक इवन फंक्शन है सो लिहाजा हम यहाँ पे काज ऑफ माइनस फाई बाई 2 को लिख सकते हैं काज ऑफ पाई बाई 2। तो अगर हम इसको मज़ीद सिंप्लीफाई कर लें तो y बराबर हो जाएगा 2a cos ऑफ फाई बाई 2 इंटू साइन ऑफ, इस टर्म के नीचे अगर हम डिनोमिनेटर को अलग से लगा लें तो 2 2 के साथ कैंसिल होकर kx माइनस ओमेगा टी आ जाएगा
प्लस फाई डिवाइडेड बाय 2। यहाँ अगर हम 2a cos ऑफ फाई बाई 2 को a प्राइम पुट कर लें तो ये बन जाएगा y इज इक्वल टू a प्राइम इंटू साइन ऑफ के एक्स माइनस ओमेगा टी प्लस फाई बाई 2। तो ये एक रिजल्टेंट वेव है जिसका एम्पलीट्यूड जो है वो a प्राइम के बराबर है और वो a प्राइम एक्चुअली 2a cos ऑफ फाई बाई 2 के बराबर है। सो इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पे एम्पलीट्यूड जो है वो डिपेंड करता है फेज डिफरेंस पर। इंटरफियरेंस मेनली हम दो हिस्सों में डिवाइड करते हैं, एक को हम कंस्ट्रक्टिव इंटरफियरेंस कहते हैं, दूसरा डिस्ट्रक्टिव इंटरफियरेंस है। वन बाय वन हम इसको एक्सप्लेन करने की कोशिश करते हैं। तो कंस्ट्रक्टिव इंटरफियरेंस के लिए एम्पलीट्यूड जो है वो मैक्सिमम होगा। सो ए प्राइम जो हमारे पास रिजल्टेंट वेव का एम्पलीट्यूड है, ए प्राइम इज इक्वल टू 2a cos ऑफ फाई बाई 2। तो मैक्सिमम एम्पलीट्यूड के लिए cos ऑफ फाई बाई 2 का जो टर्म है वो 1 होना चाहिए। ये तब मुमकिन है अगर फाई बाई 2 हमारे पास बराबर हो इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ द पाई के। फाई बराबर हो जाएगा 2n पाई। यहाँ जो n है ये हमारे पास होल नंबर है, 0 से स्टार्ट कर रहा है अप टू इन्फिनिटी तक। तो अगर हम n की वैल्यू 0 पुट कर रहे हैं तो फाई जो है मतलब फेज डिफरेंस वो 0 होगा। अगर हम n की वैल्यू को 1 पुट कर लेते हैं तो फेज डिफरेंस 2 पाई होगा, और अगर हम n की वैल्यू को 3 पुट कर लेते हैं तो फेज डिफरेंस 6 पाई होगा। इसी तरह हम चलते जाएं तो इसका ये मतलब हुआ कि अगर फेज डिफरेंस इवन मल्टीपल हो पाई का, आप देख सकते हैं कि यहाँ पे कंस्ट्रक्टिव इंटरफियरेंस तब मुमकिन है अगर फेज डिफरेंस हमारे पास या तो 0 हो या 2 पाई हो, 4 पाई हो या 6 पाई हो। तो तब इस सूरत में कंस्ट्रक्टिव इंटरफियरेंस जो है वो मुमकिन होगा। आप यहाँ पे समझ लीजिए कि हमारे पास दो वेव्स हैं, एक को हम y1 कहते हैं, दूसरा हमारे पास y2 है, और दोनों का जो एम्पलीट्यूड है चूंकि वो सेम है सो लिहाजा हम इसको एक ही लाइन से रिप्रेजेंट करते हैं। ये दोनों वेव्स जब इस मीडियम में इंटरफियर करेंगे तो रिजल्टेंट वेव का जो एम्पलीट्यूड है वो आपको रेड कलर में नज़र आ रहा है और वो इन दोनों वेव्स के एम्पलीट्यूड के सम के बराबर होगा। अगर हम इन टर्म्स ऑफ पाथ डिफरेंस देखें तो हमारे पास एक रिलेशन है जो कि रिलेट कर रहा है फेज डिफरेंस को पाथ डिफरेंस के साथ। तो पाई फाई डिवाइडेड बाय 2 पाई इज इक्वल टू लेमडा डेल एक्स डिवाइडेड बाय लेमडा, और अगर हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लें तो डेल एक्स बराबर होगा लेमडा इंटू फाई बाई 2 पाई। अब अगर हम फाई की वैल्यू को पुट कर लें इस इक्वेशन में तो डेल एक्स बराबर हो जाएगा, फाई अगर 0 है तो 0 डिवाइडेड बाई 2 पाई से 0 आ जाएगा। फाई की वैल्यू अगर 2 पाई है तो 2 पाई डिवाइडेड बाई 2 पाई से 1 आ जाएगा। सो लिहाजा फेज डिफरेंस पाथ डिफरेंस जो है वो लेमडा के बराबर होगा। अगर फाई हमारे पास 4 पाई है तो 4 पाई डिवाइडेड बाई 2 पाई से 2 आ जाएगा, तो पाथ डिफरेंस जो है वो 2 लेमडा होगा। और इसी तरह हम फेज डिफरेंस अगर हमें पता हो तो हम पाथ डिफरेंस को मालूम कर सकते हैं। डिस्ट्रक्टिव इंटरफियरेंस के लिए जो रिजल्टेंट वेव का एम्पलीट्यूड है वो मिनिमम होता है। अब अगर हम एक्सट्रीम केस को ले लें कि एम्पलीट्यूड ऑफ द रिजल्टेंट वेव लेट्स से कि 0 है, कंप्लीट डिस्ट्रक्टिव इंटरफियरेंस अकर हो रहा हो, तो वो तब मुमकिन है अगर cos ऑफ फाई बाई 2 हमारे पास 0 के बराबर आ रहा हो, और cos ऑफ पाई बाई 2 0 के बराबर उस वक्त हो सकता है अगर फाई बाई 2 जो है वो ऑड इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ दी पाई बाई 2 के बराबर हो। तो अगर हम यहाँ से फाई की वैल्यू को निकालें तो फाई बराबर होगा 2n + 1 इंटू पाई। अब अगर हम n की वैल्यूज़ को पुट करते जाएं तो डिस्ट्रक्टिव इंटरफियरेंस के लिए मुमकिन तौर पर जो कंडीशंस हैं फेज डिफरेंस के वो हमें मिल सकते हैं। तो फाई इज इक्वल टू n की वैल्यू अगर हम 0 पुट कर लें तो पाई आ जाएगा। अगर हम n की वैल्यू को 1 पुट कर लेते हैं तो 2 + 1 से 3 पाई आ जाएगा, और अगर हम n की वैल्यू को 2 पुट कर लेते हैं तो 2 2s are 4 + 1 5
पाई आ जाएगा। तो ये वो कंडीशन है फेज डिफरेंस की सूरत में जो कि डिस्ट्रक्टिव इंटरफियरेंस के लिए फुलफिल होंगे। तो इसका मतलब ये हुआ कि डिस्ट्रक्टिव इंटरफियरेंस तब जाके हो सकता है अगर फेज डिफरेंस ऑड मल्टीपल हो ऑफ दी पाई। आप इधर देख सकते हैं कि यहाँ हमारे पास दो वेव्स हैं y1 और y2 और ये दोनों आउट ऑफ फेज हैं। एक का अगर क्रस्ट आ रहा है तो दूसरे वेव का जो है वो ट्रफ आ रहा है, तो रिजल्टेंट वेव हमारे पास एक स्ट्रेट लाइन है। सो लिहाजा यहाँ पे किसी किस्म की कोई वेव्स जो है वो हमें रिजल्ट में नहीं मिलेगी इन दो वेव्स के इंटरफियरेंस की सूरत में। अब अगर हम ये जो फेज डिफरेंस कंडीशन हम ड्राइव कर चुके थे, तो अगर हम इस रिलेशन को इस्तेमाल कर लें 5/2 पाई डिवाइडेड इक्वल टू लेमडा डेल एक्स डिवाइडेड बाय लेमडा, तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करके डेल एक्स बराबर होगा लेमडा इंटू 5/2 पाई। अब अगर हम फाई की वैल्यूज को पुट करते जाएं तो डेल एक्स बराबर हो जाएगा, अगर हम पाई की वैल्यू को फाई की वैल्यू को अगर हम पाई पुट कर लें तो पाई पाई के साथ कैंसिल हो जाएगा और पाथ डिफरेंस जो है वो लेमडा बाई 2 मिनिमम कंडीशन होगा डिस्ट्रक्टिव इंटरफियरेंस के लिए। इसी तरह अगर हम फाई की वैल्यू को 3 पाई पुट कर लें तो इस सूरत में पाई पाई के साथ कैंसिल होगा तो 3/2 रह जाएगा। सो कंडीशन जो होगा डिस्ट्रक्टिव इंटरफियरेंस के लिए इन टर्म्स ऑफ पाथ डिफरेंस वो 3 लेमडा बाई 2 होगा। इसी तरह अगर हम मज़ीद वैल्यूज पुट करते जाएं तो जो जनरल कंडीशन बन सकता है इन टर्म्स ऑफ पाथ डिफरेंस वो 2n+1 इंटू लेमडा डिवाइडेड बाई 2 के बराबर होगा। इंटरफियरेंस ऑफ वेव्स को बेहतर तौर पर समझने के लिए हम हेलिडे, रेज़निक, वाकर के बुक फंडामेंटल्स ऑफ फिज़िक्स का एक एग्जांपल सॉल्व करते हैं। कह रहा है कि अगर हमारे पास दो स्पीकर्स हों और दोनों स्पीकर्स के दरमियान जो सेपरेशन है वो 3 मीटर के बराबर हो, एक लिसनर है जो कि पॉइंट ओ पे मौजूद है और उसका जो सेंटर से फासला है वो लाइन जो कि दो स्पीकर्स को मिला रहा है, तो उस लाइन के सेंटर से जो फासला है लिसनर का वो हमारे पास अगर 8 मीटर के बराबर हो तो इस दौरान एक कंस्ट्रक्टिव इंटरफियरेंस हो रहा है। अब अगर वो ऑब्जर्वर जा रहा है पॉइंट ओ से पॉइंट पी की तरफ और पॉइंट पी पे जाके उसको पहला डिस्ट्रक्टिव इंटरफियरेंस मिल रहा है, तो जिस वक्त उसको पहला डिस्ट्रक्टिव इंटरफियरेंस मिला तो उस दौरान वो पॉइंट ओ से 0.35 मीटर का डिस्टेंस कवर कर चुका था। तो सवाल ये है कि आपने फ्रीक्वेंसी ऑफ द ऑसिलेटर को कैलकुलेट करना है कि यहाँ पे जो आवाज़ पैदा हो रहा है उसकी फ्रीक्वेंसी कितनी होगी। तो अगर हम डेटा को देखें तो दो सोर्सेस के दरमियान जो सेपरेशन है वो 3 मीटर है। यहाँ पे जो लाइन इन दो स्पीकर्स को मिला रहा है उसके सेंटर से लेकर इनिशियल पोजीशन ऑफ द लिसनर तक का जो डिस्टेंस है वो 8 मीटर है। और अब जो पहला मिनिमम जिस पॉइंट पे जाके लिसनर को मिल रहा है तो उस पॉइंट का ओ से जो डिस्टेंस है वो 0.35 मीटर है। फ्रीक्वेंसी को हमने मालूम करना है। हमें पता है कि फ्रीक्वेंसी, वेवलेंथ और स्पीड जिस इक्वेशन के ज़रिए इंटरलिंक्ड हैं तो v इज इक्वल टू लेमडा एफ। अब यहाँ पे चूंकि हमें फ्रीक्वेंसी चाहिए सो फ्रीक्वेंसी f इज इक्वल टू v डिवाइडेड बाय लेमडा के बराबर होगा। अब यहाँ हमें दो चीज़ें चाहिए, एक स्पीड ऑफ द साउंड और दूसरा जो है वो वेवलेंथ। अब वेवलेंथ को हम जो डिस्ट्रक्टिव इंटरफियरेंस पॉइंट पी पे हो रहा था जिस तरह के स्टेटमेंट में कहा गया है, तो डिस्ट्रक्टिव इंटरफियरेंस की कंडीशन से हम वेवलेंथ को कैलकुलेट कर सकते हैं। अब हमने अगर आपको डिस्ट्रक्टिव इंटरफियरेंस का जो कंडीशन हैं अगर वो आपको याद हो तो हमने कहा था कि जो फेज डिफरेंस है
जो पाथ डिफरेंस है, सॉरी, जो पाथ डिफरेंस है वो मिनिमम लेमडा बाई 2 के बराबर होगा। तो अगर हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लें तो लेमडा बराबर हो जाएगा 2 इंटू डेल आर, और यहाँ पे डेल आर जो है वो पाथ डिफरेंस के बराबर है। तो अगर हम इस फिगर को ज़रा एक्सप्लेन कर लें वन बाय वन, तो आप इस फिगर से डेल आर को निकाल सकते हैं, जो कि बराबर होगा R2 माइनस R1। चूंकि साउंड वेव एक यहाँ से आ रही है और एक इधर से आ रही है, तो इन दोनों के दरमियान जो पाथ डिफरेंस है वो R2 माइनस R1 के बराबर होगा। इस फिगर को समझने के लिए समझ लीजिए कि ये हमारे पास दो स्पीकर्स के दरमियान फासला है, इधर से लेकर इधर तक टोटल 3 मीटर का फासला है। तो लिहाजा इस सेंटर से लेकर यहाँ तक 1.5 होगा। इसी तरह यहाँ इस सेंटर से नीचे की स्पीकर तक का जो डिस्टेंस है वो भी 1.5 तक होगा। इस पॉइंट पे कंस्ट्रक्टिव इंटरफियरेंस लिसनर को मिल रहा है, मतलब लाउड साउंड सुनने को मिल रहा है। अब अगर लिसनर यहाँ पॉइंट ओ से पॉइंट पी की तरफ जा रहा है 0.35 मीटर का डिस्टेंस कवर करके, तो उसको पहला डिस्ट्रक्टिव इंटरफियरेंस मिल रहा है, मतलब है कि फेंट साउंड मिल रहा है, या साउंड बिल्कुल मिल भी नहीं रहा इन केस ऑफ कंप्लीट डिस्ट्रक्टिव इंटरफियरेंस। तो स्पीकर 1 से जो फासला है पॉइंट पी का, इसको अगर हम R1 का नाम दे दें, तो इधर अगर हम ये वाला लाइन एक खींचें R1 को, चूंकि हमारा मकसद R1 और R2 को कैलकुलेट करना है ताकि पाथ डिफरेंस को मालूम किया जा सके, तो R1 को कैलकुलेट करने के लिए अब हम इससे एक ट्रायंगल बना रहे हैं। तो ये हमारे पास अगर देखें तो 8 मीटर का डिस्टेंस है, और यहाँ पे ये जो आपको नज़र आ रहा है, तो यहाँ से लेकर यहाँ तक ये टोटल 1.5 है। अगर 1.5 से मैं ये वाला 0.35 को माइनस कर लेता हूँ, ये डिस्टेंस 0.35 अगर मैं माइनस कर लेता हूँ, तो फिर इस सूरत में इस ट्रायंगल का ये जो साइड है ये बन जाएगा 1.15। तो अगर हम पिथागोरस थ्योरम को अप्लाई कर लें तो R1 बराबर होगा 1.15 स्क्वायर प्लस 8 स्क्वायर होल अंडर द रूट। सो जब हम इसको कर लेंगे, सॉल्व कर लेंगे, तो इससे आ जाएगा 8.08 मीटर। अब दूसरा स्पीकर से जो पॉइंट पी का फासला है, इसको अगर हम R2 का नाम दे दें, तो इस सूरत में यहां से लेकर यहां तक का जो टोटल फासला है वो 1.85 बन रहा है। वो कुछ इस तरह से, क्योंकि इधर से लेकर इधर तक ये जो डिस्टेंस है ये हमारे पास 1.5 है। अब अगर इस 1.5 के साथ मजीद 0.35 को ऐड किया जाए तो इससे आ जाएगा 1.85। सो ये एक साइड बन जाएगा R2 को कैलकुलेट करने के लिए बनने वाले ट्रायंगल का, और ये वाला जो है ये तो हमारे पास 8 मीटर ही है। तो इस ट्रायंगल के लिए भी अगर हम पिथागोरस थ्योरम का अप्लाई कर लें तो R2 बराबर आ जाएगा 1.85 स्क्वायर प्लस 8 स्क्वायर होल अंडर द रूट। कैलकुलेट कर लें तो 8.21 मीटर आ जाएगा। सो अगर हम R1 और R2 की वैल्यूज को इस डेल R की इक्वेशन में पुट कर लें तो डेल R बराबर आ जाएगा 8.21 मीटर माइनस 8.08 मीटर, और डेल R बराबर होगा 0.13 मीटर के। लेमडा की वैल्यू को कैलकुलेट करने के लिए हम पाथ डिफरेंस की वैल्यू को इक्वेशन 2 में पुट कर लेते हैं। तो लेमडा बराबर हो जाएगा 2 इंटू 0.13, जिससे आ रहा है 0.26 मीटर। अब अगर स्पीड ऑफ साउंड इन द एयर 340 मीटर पर सेकेंड हो, तो स्पीड ऑफ साउंड और वेवलेंथ के वैल्यूज़ को अगर हम इक्वेशन 1 में पुट कर लें तो फ्रिक्वेंसी आ जाएगी 340 डिवाइडेड बाय 0.26, जो कि बराबर होगा 1307.69 हर्ट्ज़ के। अगर हम इसको इन टर्म्स ऑफ प्रीफिक्स लिख लें तो फ्रिक्वेंसी बराबर होगी 1.3 किलो हर्ट्ज़। इंटरफेरेंस के टॉपिक को पढ़ने के बाद अगर हम
प्रैक्टिकल लाइफ में आ जाएं, तो अमूमन एक साउंड सिस्टम को इंस्टॉल करने के लिए हम किसी एक एक्सपर्ट को बुलाते हैं, क्योंकि अगर आप दो या दो से ज़्यादा स्पीकर्स को एट द सेम टाइम ऑपरेट कर रहे हों, तो अगर वो स्पीकर्स इन फेज़ ना हो, अगर वो सिंक्रोनाइज ना हो, तो फिर इस सूरत में जो आपकी साउंड आउटपुट होगी वो क्वालिटी वाला नहीं होगा। सो मसलन अगर आपके पास ये एक स्पीकर है और वो उसका जो कोन है, उस कोन के वाइब्रेशन से साउंड वेव्स जनरेट कर रहे हैं। अब अगर किसी एक स्पीकर का कोन आउट जा रहा हो और दूसरी स्पीकर का कोन इन जा रहा हो, तो इस सूरत में वो सिंक्रोनाइज नहीं होंगे, आउट ऑफ फेज वेव्स पैदा होंगे और साउंड की जो क्वालिटी होगी वो ख़राब होगी। तो दोनों स्पीकर्स का सिंक्रोनाइज होना ज़रूरी है। दोनों की जो वायर्स की कनेक्शन है वो आपने कुछ इस तरह से की हुई होंगी कि एक का कोन अगर बाहर जा रहा हो तो दूसरे का कोन भी बाहर जा रहा हो साथ में एट द सेम टाइम, और अगर एक का कोन इन जा रहा हो तो दूसरे का कोन जो है वो भी इन जा रहा हो एट द सेम टाइम।